सुबह का सूरज विशाल के कमरे को रोशन कर चुका था, लेकिन वो अभी तक कंबल में लिपटी सो रही थी। अलार्म बजकर खामोश हो चुका था, गोया उस पर कोई असर न हुआ हो। उसने उठकर अलार्म बंद करने की कोशिश भी नहीं की थी। वो खुद ही थक कर खामोश हो गया। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने हल्के से दस्तक दी। उठ भी जाओ ना कम्मी, कब तक सोती रहोगी? आज फिर तुमने यूनी से छुट्टी कर ली है। दादी जान की आवाज उसके कानों से पड़ी तो हड़बड़ाकर उठकर बैठी और एक गहरी जमाई ली। फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर आई और बाल बिखरे हुए थे और आंखें अभी तक नींद में डूबी हुई थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। वो मुश्किल मुस्कुराई और दादी के साथ सोफे पर आकर बैठ। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर मुंह धोकर। नकम्मी, यूं क्यों नहीं गई? दादी ने वही सवाल किया तो उसने अपना सर पीट दिया। दादी हुजूर, अब आप हमारे लिए अच्छे अच्छे अलकाबात सीख ले। ये नकम्मी बहुत पुराना हो गया है। दादी की आंखें उबल पड़ी। क्या कह रही है दादी हुजूर? ये कौन सी उर्दू है जो टेढ़ा मुंह करके बोल रही है? वो बेख्तियार हंस पड़ी। देखा दादी, आप भी पहचान गई ना, ये बॉलीवुड की उर्दू है। दादी ने उसी वक्त अपनी छड़ी उसकी कमर पर मारी। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए मैं कहूँ कि तुम्हारा दिमाग क्यों खराब रहता है। तुम रातों को देर देर तक मूवी देखती हो, फिर सुबह छुट्टी कर लेती हो और देख रही हो तुम रुखसाना अपनी बेटी के कांत। दादी ने शरारत से आंख दबाते उससे कहा तो हंस पड़ी थी। वैसे बहुत भूख लगी है दादी, आज खाने में क्या बनेगा? उसने उनकी गोद में सर रखा तो दादी ने उनके बालों को सहलाया। नाश्ते का टाइम तो गुजर गया। जाहिर है अब तुम्हें रुखसाना नाश्ता तो देने से रही, खाना ही खा लेना। वैसे खाने में टींडे बने हैं। दादी से पहले से अम्मी की आवाज आई। वो एक झटके से उठी और दादी की तरफ देख के रूहानी सी शक्ल बनाई। फिर बकायदा अपने हाथ जोड़े। खुदा का वास्ता है दादी, ये टींडों की फरमाइश आपकी ही होगी। मुझे 100% यकीन है अब आपको इस उम्र में कोई टींडों की चिकनाहट नहीं लगने वाली। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। कम से कम हम पर तो रहम खाएं। अरे क्या बुरमियानी होती है, कौरमा होता है, कोई निहारी गजा की बदसाइकिल टींडे। उसने बुरी बुरी मुंह बनाए तो दादी ने एक बार फिर से छड़ी का रुख उसकी तरफ कर दिया। शर्म नहीं आती दादी को इस उम्र में अल्लाह अल्लाह का मशवरा देने वाली? अभी तो मैं जवान हूँ। ये सुनकर बाकायदा तौर पर उसकी हंसी बुलंद हुई। आप जवान है तो हम क्या अभी तक पालने में हैं? इसी इससे पहले कि दादी उसे कुछ कहती, दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखती हूँ। वो खड़ी हुई और दौड़ कर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। ऊंचे लंबे कद का हामिद, चेहरे पर बला की खूबसूरत एतमादी, हल्की मुस्कुराहट सजी हुई थी। बाल सलीके से एक तरफ जमे हुए थे। पहले पहले तो मिशाल ने हैर से नागौरी से अपने चेहरे पर सजाए। आप कौन? लेकिन फिर उसकी नजर प्लेट पर गई तो जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने लगी। ये आप हमारे लिए लाए हैं? उसे फौरन से हाथ आगे बढ़ाया, उससे प्लेट ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? तबीयत ठीक है ना आपकी? ये कहकर उसने दरवाजा हल्के से बंद किया और उसका जा सुने बगैर रखी कुर्सी पर बैठकर प्लेट से कपड़ा हटाया तो बिरयानी की भाप उड़ाती जाफरानी भरे चावलों की खुशबू उसकी नाक में घुसकर उसके पेट में मौजूद चूहों को मजीद मुतार कर गई। उफ अल्लाह, इतनी जबरदस्त बिरयानी! देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कैसी होगी? उसने अपने हाथों से नवाले बनाकर उसे खाना शुरू कर दिया। अभी उसने 2-3 नवाले लिए ही थे कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई उसे घूर रहा है। तो एक तरफ पलट कर देखा, अपनी जगह पत्थर की हो गई। वो पड़ोसी दरवाजे से झांकता उसे इस तरह गुब्बारों की तरह मानित घूर रहा था। जल्दी जल्दी बिरयानी ठोसते देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई नजरें झुका गया। आप अभी तक यहाँ है? उसे चावल चबाते हुए होंठों पर लगे चावल भी साफ करके इसकी तरफ देखा। जी दरअसल वो मुझे प्लेट चाहिए। ये सुनकर उसका माथा ठंडा। अरे भाई, बिरयानी दी है तो प्लेट भी वापस दे ही देंगे ना। प्लेट चाहिए? वो बुड़बुड़ाई और वहां खड़ी दानियल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अजीब सरफिरी लड़की है, ना तमीज है ना सलीका है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो दोबारा से बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ पड़ी। ये लीजिए अपनी प्लेट। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके हाथों में अभी तक बिरयानी के चावल लगे हुए थे। हाय अल्लाह, क्या सोच रहा होगा? कितनी नदीदी है। उसे शर्मिंदगी हुई लेकिन वो ठीक बनकर खड़ी से देखती रही।
दानियल ने हैरिसन में अब्रू इकट्ठे किए और अपने कंधे झुकाए और वापस पलट गया। बात सुने। विशाल की आवाज पर वहीं रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। ऐसी बिरयानी लाते रहा करे, वरना मैं बहुत अच्छी थी। दिल चाह रहा था कि बनाने वाले के हाथ चूम लो। ये सुनकर दानियल की हंसी छूट गई। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और अपने सीने पर बाजुल बैठे। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बिरयानी मैंने बनाई है, तो गोया आप अपनी बात पर कायम रहेंगी। ये सुनकर उसकी बात आंखें उबल पड़ी और उसने एक लम्हे के हजारों सेकंड में दरवाजा जोर से उसके मुंह पर बंद किया और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अस्तगफुरुल्लाह, किस कदर बेशरम बदले हाथ पड़ोसी मिले हैं। वो अपनी ही बात पर हंस पड़ी। अंदर दादी अम्मी के सामने उसके किरदार की खूबियां गिनवा रही थी। दोनों की बातों करने की आवाजें आ रही थी और उसे खूब समझ आ रही थी कि दोनों उसे बदसलीका फौहड़ कह रही है। मेहमानों के सामने ही बिरयानी खाने पर उसे अलकाबात से नवाज रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इसी तरह कंधे उचकाकर चम्मच से मजे ले लेकर बिरयानी खाती रही। वाह वाह करती रही, ये भी भूल गई कि उस पड़ोसी ने बिरयानी बनाई थी जिसे उसने अभी तक थोड़ी देर पहले बदलिहाज कहा था। वो ऐसी ही थी, थोड़ी चुलबुली, थोड़ी पागल, पढ़ाई से दूर रहने वाली और मस्तियों में अव्वल नंबर। मिसाल अकबर खान। दोपहर की चिलचिलाती धूप में गली में चंद लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और मैं असफर भी शामिल था। वो बार बार लड़कों को बाल के मुताबिक हदायत देता। तभी गली में एक रिक्शा आकर रुका और उसमें मोटे चश्मे पहने, चादर सर पर जमाए, बैग कंधे पर लटकाए, हाथ में किताब पकड़े एक लड़की उतरी। तमाम लड़कों ने मुड़कर उसे देखा और उसके जाने का इंतजार करने लगे ताकि दोबारा से बॉलिंग शुरू की जाए। अरे अरे रुक जाओ, बाजी को जाने दो। असफर ने लड़के को आवाज लगाई तो वहीं रुक गया, लेकिन बाजी तो जैसे गली को पाक समझकर टहल टहल कर हाथ में पकड़ी किताब खत्म करने को आज ही तुली हुई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, और जब 3 मिनट बाद भी बाजी ने चंद कदमों का फासला तय ना किया तो असफर को एक शरारत सूझी। वहीं रुक जाओ सब, कोई आगे न बढ़ना। उसने इशारों इशारों में सबको कहा और चंद कदम उठाता उसके सामने आया। बाजी बात सुनना। मारिया एकदम चौंकी। उसने असफर की तरफ सवालिया नजरों से देखा, गोया अभी भी यकीन ना हो कि उसी ने पकाया है। वो आपका चश्मा नीचे गिर गया। ये सुनकर वो हंसी का फवारा छूट पड़ा, लेकिन मारिया ने ध्यान न दिया और बेध्यानी में नीचे झुककर जमीन को टटोलने लगी। फिर उसने इर्द गिर्द देखा, लगता है रिक्शे में रह गया है। वो आगे बढ़ी तभी पीछे से एक लड़के ने उसे आवाज लगाई, हाँ हाँ देखो तो। बाजी को याद ही नहीं कि चश्मा तो उनकी नाक पर ही मौजूद है। मारिया एक लम्हे के लिए ठटक गई। असफर ने भी जोर जोर से हंसते दूसरे लड़कों के साथ पर हाथ पर ताली मारी थी और मारिया का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसे देखते और अपनी आंखों पर लगे ऐनक को छुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदगी पूरे चेहरे पर फैल गई। बात सुना। वो मुड़ी और इसने असफर को खूनख्वार निगाहों से देख कर पुकारा, जी बाजी। वो इंतहाई मासूमियत से उसके पास आया और नजरें झुका ली। ये क्या बदतमीजी थी। वो चिल्लाई तो असफर हंस पड़ा, बदतमीजी? असल में आप कब से हिट हट ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपका ध्यान बटाओ। मारिया का दिल चाह के उसने हाथ में मौजूद भारी किताब उसके सर पर दे मारी। शर्म नहीं आती किसी अजनबी लड़की को इस तरह झूठ बोलकर शर्मिंदा करवाते हुए। मारिया ने कहा तो असफर ने चौंक कर उसे देखा। आप अब आप हमारे खेल के दरमियान आकर खड़ी हो जाएंगी तो क्या मैं इतना भी मजाक नहीं कर सकता। मारिया चंद कदम आगे है और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। ये सड़क तुम्हारी बाप की है। उसने हिम्मत की थी, नहीं, मेरे अब्बाजी ने तो अपनी जिंदगी में कोई सड़क अपने नाम नहीं करवाई, लेकिन लगता है कि आपके अब्बा जान ने जरूर करवाई है। तभी आप टहल टहल कर आगे बढ़ रही थी। वो मजीद हंसकर अपने हाथ पर ताली मारकर उसकी तरफ गया हुआ। एक्सक्यूज मी, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं मजाक कर रहा हूँ। उसे फौरन से कहा, तुम्हारा मेरा कोई मजाक का ताल्लुक है। असफर अपनी जगह ठहर गया। लड़कों ने अपने चेहरे झुका दिए। कुछ ने तो बकायदा अपनी हंसी रोकने के लिए रूप फेंक लिया। असफर ने मिनमिनाते उसे देखा, सॉरी बाजी। मारिया को लफ्ज बाजी सुनकर गुस्सा ही आ गया, लेकिन उसने जब से काम लिया। अगर खेलने का इतना ही शौक है तो मैदान में जाकर खेल, गली खेलने की जगह नहीं होती। असफर ने शरारत से आंख दबाई, बिल्कुल ठीक है,
गली टहलने की जगह भी नहीं होती, टहलने के लिए भी पार्क मौजूद है। वो कहाँ उधार रखने वाला था? आर्या ने बेख्तियार अपनी मुट्ठियां बेची और गुस्से से उसे देखते हुए बुड़बुड़ा कर आगे बढ़ गई। दानियल ने खिड़की में खड़े होकर ये सारा मंजर देखा और उसे आवाज लगाई, असफर, आज तो तुम आउट ही हो गए हो। असफर ने झंझलाकर अपने भाई दानियाल की तरफ देखा। अजीब सरपीली लड़की है, चश्माटू कहीं की। उसे बुड़बुड़ाते हुए दोबारा अपनी बाउलिंग जारी रखी। मारिया ने मुड़कर अपना ये नया लकब सुना था। उसका दिल चाहा था कि वो अपनी चप्पल उतार कर उसके सर पर दे मारे, लेकिन वो अपनी ये ख्वाहिश दिल में महसूस कर रह गई और झलते बुनते घर के अंदर दाखिल हुई। अगली सुबह मिशाल ने यूनी जाने का फैसला ऐसे किया जैसे कोई तारीखी कारनामा सर अंजाम देने लगी हो। अलार्म पहली बार बजने पर ही बंद हो गया, दूसरी बार भी यही कारनामा किया, मगर तीसरी बार दादी की आवाज ने बाकी काम पूरा कर दिया। मगर हैरत अंगेज तौर पर वो वक्त पर तैयार थी। बाल सलीके से बंधे हुए, हल्का सा मेकअप और बैग कंधे पर लटका कर वो दादी को बाय कह रही थी, क्योंकि वो आज दोपहर को अपनी बेटी यानी कि उसकी पुप्पो सामने के घर जाने वाली थी। यूनी के गेट में कदम रखते शोर, हंसी, कहके और कदमों की आवाजें उसका इस्तकबाल करने लगी। लॉन में लड़कियां ग्रुप्स में खड़ी थी। कोई असाइनमेंट पर बात कर रहा था, कोई किसी की मंगनी की खबर सुना रहा था। विशाल ने अपनी दोस्त हीरा को दूर से हाथ हिलाया। ओ हीरा! हीरा फौरन लपकी। ओहो, आज सूरज मगरिब के हिस्से निकल गया। विशाल और यूनी, वो भी टाइम पर। विशाल ने मस्तूरी गरूर से दुपट्टा संभाला। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हें मेरी सोहबत नसीब हो रही है। दोनों चलते चलते कॉरिडोर की तरफ पड़ी तो हीरा ने राहसाना अंदाज में उसकी तरफ देखा। अच्छा सुनो, कल से यूनी में 2-3 नए प्रोफेसर आए हैं। विशाल ने बेदिली से कहा। क्या? हर सेमेस्टर में यही कहानी होती है, कोई नई ताज़ी बताओ। वो भी जुमला मुकम्मल कर ही रही थी कि उसकी नजर सामने उठी और दिल वहीं कहीं अटक गया। सामने से उसका पड़ोसी दानियाल आ रहा था। विशाल के कदम अचानक सुस्त हो गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो बुड़बुड़ाई। हिना ने नजरों के ताक्कुब में देखा। कौन? विशाल ने फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे किसी खतरनाक मखलूक को देख लिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, अगर ये मेरा क्लास फेलो निकला, कि ये सबके सामने कह दिया कि मैंने इसके सामने नदीदों की तरह बिरयानी खाई थी, तो मेरी इज्जत का तो जनाजा ही निकल जाएगा, वो भी उन्हीं के लॉन में। उसने गायबाना सर पीटा और बैग के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी दानियल करीब आया। हेलो। विशाल चौंकी, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए। हेलो, आप यहाँ? वो आगे बढ़ गई तो दानियल की सांसा चलने लगा। कैसे? क्यों? किस लिए? कौन सा डिपार्टमेंट? आप ही स्टूडेंट है? एमफिल, पीएचडी या वैसे ही घूमने आया है? हीरा ने हैरत से विशाल को देखा और उसकी जुबान कींची की तरह क्यों चल रही है? ये उसे सांस लेने क्यों नहीं दे रही? दानियल खामोशी से सुनता रहा, चेहरे पर वही अजली मुस्कुराहट सजी हुई थी। आप इतने सवाल एक साथ कैसे कर लेती हैं? उसने आखिरी बार नरमी से पूछा। विशाल हड़बड़ा गया। ओ सॉरी, आदत है। उसे चलते हुए क्लासरूम के अंदर दाखिल हो गए। विशाल अब भी बोली जा रही थी। वैसे आपने बताया नहीं, आप किस डिपार्टमेंट के हैं और ये क्लास? दानियल ने खामोशी से आखिरी बेंच की तरफ इशारा किया। विशाल ने अपनी मखसूस सीट, जो कि हमेशा आखिरी कतार में थी, खिड़की के पास होती थी, वहां अपना बैग पटका। अरे, वहां क्यों खड़े हैं? इधर आए ना। उसने बेदखलफी से कहा तो सब लोग इसे अचंभे से देखने लगे। यहाँ मेरे बराबर में बैठ जाए, पड़ोसी भी है, क्लास फेलो भी बन जाएंगे। दानियल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हीरा की कॉली मिशाल की पसली में लगी। आ मिशाल सर गोशी में कहने लगी। पागल हो गई हो? हीरा की आंखें फैल चुकी थी। खड़ी हो जाओ। तब उसे एहसास हुआ कि पूरी क्लास खड़ी हो गई। क्यों? अभी तो क्लास शुरू भी नहीं है। उसी बात अधूरी रह गई कि अचानक पूरा क्लासरूम एक साथ खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मिशाल का जुमला हवा में लटक कर रह गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। सामने डाना खड़ा था। अब ना वो पड़ोसी था, ना बिरयानी वाला मेजबान, बल्कि पूरे वकार, संजीदगी और प्रोफेशनल अंदाज में एक प्रोफेसर उसके सामने मौजूद था। गुड मॉर्निंग क्लास। उसकी आवाज पुरसुकून थी। विशाल का मुंह खुले का खुला रह गया। या अल्लाह, ये तो हीरा ने दांत पीसते सरगोशी की। मैडम, वो आपकी पड़ोसी भी है
और अब प्रोफेसर भी। हाय अल्लाह। दानियल ने रजिस्टर रखा और एक नजर पूरी किताब पढ़ा और मिशाल पर एक आखिरी निगाह डालकर एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हा, लेकिन मिशाल को ऐसा लगा जैसे पूरी बिरयानी फिर से उसके गले में अटक गई। आप लोग बैठ सकते हैं, उसने कहा, और मिशाल कुर्सी पर ऐसे बैठी जैसे टांगों में जान ही ना हो। दानियल ने पूरे तारुफ शुरू किया। मैं दानियल अहमद हूँ, इस सेमेस्टर से आपका नया लेक्चरर। वो लेक्चर देता रहा, स्लाइड्स चलती रही, मगर मिशाल का ध्यान कहीं और था। कभी वो नोट्स लेने की अदाकारी करती, कभी चुपके से उसे दिखती, फिर फौरन नजरें झुका लेती। अगर किसी कोई सवाल हो तो मिशाल ने फौरन सर झुका लिया, जैसे सवाल ही उसकी तरफ देख रहा हो। क्लास खत्म हुई, सब बाहर निकलने लगे। विशाल ने जल्दी से बैग उठाया। निकलने की बारी थी कि पीछे से आवाज आई, विशाल। उसका दिल डूब गया। जी सर। दानियल ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। बिरयानी आज भी इतनी अच्छी लगती है? विशाल की आंखें फैल गई। सर, वो हल्का हंसा। फिक्र न करे, राज राज ही रहेगा। विशाल ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, यूं तो शुरू हुई है, मगर लगता है मेरी आजमाइश अभी भी शुरू हो गई है। वो पैर पटक कर आगे बढ़ी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। दानिया ने गहरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराया। कॉलेज की इमारत में इस दिन कुछ ज्यादा ही सनसनी फैली हुई थी। राहदारियों में कदमों की चाप दबे दबे अंदाज में गूंज रही थी और क्लासरूम के अंदर ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने आवाजों पर पाबंदी लगा दी हो। वजह साफ थी, अंग्रेजी लिटरेचर के प्रोफेसर, जिन्हें पूरे कॉलेज में हिटलर सर के नाम से जाना जाता था, वो इस वक्त लेक्चर दे रहे थे। ये यूं कहें कि अल्फाज को सजा दे रहे थे। चश्मा नाक की नोक पर और भुरें आपस में मिली हुई थी। आवाज में ऐसी सख्ती कि सुनने वाला कांप सा जाता। मारिया अपनी मखसूस सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में पेन था और आंखें पूरी तवज्जो से बोर्ड पर जमी हुई थी। आज का लेक्चर वाकई अहम था। शेक्सपियर का एक मुश्किल सा ड्रामा, जिसके नोट्स इम्तिहान में आने वाले थे। वो एक लफ्ज भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उस समय उसकी दोस्त सारा ने आहिस्ता से उसे गोली मारी। मारिया ने चौंक कर उसे देखा। भवें सुकेरी। सारा ने आंखों से इशारा किया और धीमे लहजे में बोली, तुम्हारे लिए कुछ आया है? बाद में यार। मारिया ने सरगोशी की, लेकिन सारा को सब्र न हुआ। उसने बैग के नीचे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। मारिया के माथे पर सवाल या निशान उभरा। मेरे लिए? इस वक्त किसने दिया? उसने डिब्बा ले लिया। नजर एक लम्हे को प्रोफेसर पर डाली, जो इस वक्त किसी बात पर तलबा को घूर रहे थे। फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आहिस्ता से ढक्कन खोल दिया। अगले लम्हे एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे क्लासरूम में गूंजी। डिब्बा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा और उसमें से अलग अलग किस्म के कीड़े रेंगने लगे। कॉकरोच, कछुए और न जाने क्या क्या। क्लास में हलचल मच गई। लड़कियां चीखी, कुर्सियां पीछे हुई। कोई मेज पर चढ़ गया तो कोई कुर्सी पर उछलने लगा। मारिया का रंग जर्द पड़ गया। वो अपनी जगह साकित खड़ी थी। आंखें हैरत से फैल गई और सांस उखड़ी हुई। खामोश। प्रोफेसर की आवाज गूंजी। सब साकित हो गए। उन्होंने फर्श पर नजर डाली, फिर मारिया को देखा। ये क्या तमाशा है? मारिया के होंठ कांप रहे थे। सर, मुझे नहीं पता, बस। उन्होंने हाथ उठाया। वो डर कर उछल पड़ी। बाहर जाओ फौरन। मेरे लेक्चर में खलल डालने की इजाजत नहीं है तुम्हें। मारिया की आंखों में आंसू भर आए। सर प्लीज, आज का लेक्चर बहुत अहम है। गेट आउट। सर की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। मारिया ने कांपते हाथों से किताबें समेटी और क्लास से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद हुआ तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। वो देखी वही दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंसू बेआवाज गिरते रहे। इतना अहम लेक्चर था। वो रोते रोते बुड़बुड़ाई, मैंने कुछ नहीं किया था। आखिर ये शरारत किसकी थी? कॉलेज की पिछली राहदारी में इस वक्त गैर मामूली खामोशी थी, मगर असफर मारिया को रोते हुए देख रहा था। उस समय पहली बार उसके अंदर की शरारत शर्मिंदगी में बदल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बाजी। मारिया ने चौंक कर सर उठाया। आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसू से भीगा। असफर ने निगाहें झुका ली। वो डिब्बा दरअसल मेरी हरकत थी। उसने गहरी सांस ली। मारिया की आंखों में हैरत और दुख से मटा। तुम्हें अंदाजा है क्या? क्या किया तुमने? असफर ने फौरन कहा, मुझे नहीं पता था सर, आपको निकाल देंगे, बस ये मजाक था। मारिया ने अपना सर पीटा। अब तुम यहाँ भी पहुंच गए मुझे तंग करने? ये मजाक नहीं था, समझे तो? मारिया की आवाज लड़ गई। मेरा नुकसान हुआ है।
असफर ने पहली बार मुकम्मल संजीदगी से उसे देखा। वो चश्मे के पीछे आंसू बहा रही थी। मुझे अफसोस है बाजी, ओ आई मीन मारिया, सच में। वो कुछ में खामोश रहा, फिर इर्द गिर्द देखा। रुको, मैं कोई इंतजाम करता हूँ। मारिया ने बेयकीनी से उसे देखा। अब क्या करोगे तुम? रहने दो, पहले जो किया वो कम है क्या? असफर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, फिर इर्द गिर्द देखा, फिर से इशारा किया, इधर आए। इसे पिछली सीट की तरफ ले आया जहाँ क्लासरूम की खिड़कियां खुलती थी। एक खिड़की जरा नीचे थी, उसके नीचे एक पुराना सा स्टूल रखा था, शायद चौकीदार का था। असफर ने स्टूल खींचकर खिड़की के नीचे रखा। आप इस पर चढ़ जाए। मारिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा और आंसू साफ किए। पागल हो गया है क्या? अब जान भी लोगे क्या? कुछ चिल्लाई नहीं। असफर ने मजबूती से स्टूल थामा। मैं पकड़ूंगा, आप गिर नहीं सकती। क्लास के अंदर से हिटलर सर की आवाज आ रही थी। लेक्चर जारी था। मारिया ने हिचकिचाते हुए स्टूल पर कदम रखा। असफर ने पूरी कुवत से पकड़ लिया। आहिस्ता, वो बोला। मारिया खिड़की के पास पहुंची। अंदर बोर्ड साफ नजर आ रहा था। आवाज मध्यम थी मगर वो सुन सकती थी। उसने किताब खोली, पेन संभाला और स्टूल पर बैठकर खिड़की से आवाजें सुनकर नोट्स लेने लगी। आंखों में अब भी नमी थी, मगर हाथ पूरी इत्मीनान से चल रहे थे। असफर नीचे खड़ा स्टूल थामे हुए, पसीने में शराबुर मगर खामोश था। कई बार उसने ऊपर देखा। मारिया पूरी तवज्जो से लिख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की पढ़ाई के लिए कितनी संजीदा है। लेक्चर खत्म होने के करीब था। मारिया ने आखिरी लाइन लिखी, गहरी सांस ली। हो गया, शुक्र है। वो नीचे उतरी। असफर ने स्टूल छोड़ा। चंद में खामोशी रही। ये तुमने अच्छा किया, मेरे नुकसान का अजाला हो गया। असफर ने सर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ, अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मारिया ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने की कोशिश की। देखना, वादा निभाना, फिर वही हरकतें शुरू न कर देना। उसी लम्हे क्लास का दरवाजा खुला। तलबा बाहर निकलने लगे। मैं चलता हूँ। और हाँ, वो रुका। सॉरी कहकर वो मुड़ गया। मारिया ने उसे जाते हुए देखा, फिर खिड़की की तरफ नजर दौड़ाई। आज उसे लेक्चर भी मिल गया था और शायद एक शरारती, लापरवाह, गैर संजीदा लड़के के अंदर छुपा हुआ इंसान भी। वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। अगली सुबह यूनियन का माहौल मामूल के मुताबिक था। क्लासरूम में हल्की सी सरगोशी गूंज रही थी। दानियाल सामने खड़ा स्लाइड सेट कर रहा था। आज ग्रुप प्रेजेंटेशन का दिन था और उसके चेहरे पर वही प्रोफेशनल संजीदगी थी जो लेक्चर के आगाज से पहले आ जाती थी। होगी क्लास। उसे रजिस्टर बन गया। याद दहानी करवा दूं, कल बाकी रह जाने वालों की ग्रुप प्रेजेंटेशन रोल नंबर्स के मुताबिक तरतीब होगी। विशाल ने फौरन सर उठाया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। सर। उसने हाथ उठाया। दानियल ने चौंक कर उसे देखा। जी मिस मिशा। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। सर, मैं कल नहीं आऊंगी। दानियल ने आईब्रो हल्का सा ऊपर किया। कोई खास वजह? विशाल ने चेहरे पर संजीदगी सजाई। इतनी संजीदगी कि खुद को भी यकीन आने लगा। मेरे दादा की बरसी है सर। एकलव्य को क्लासरूम बिल्कुल खामोश हो गया। दानियल ने गला खनकारा। ओ ठीक है, अल्लाह महरूम को जवारे रहमत में जगह दे। आपको इजाजत है, मगर ग्रुप को इन्फॉर्म कर दे। विशाल ने हल्का सा सर हिलाया। जी सर, शुक्रिया। वो बैठ गई, मगर अंदर ही अंदर फतह की शादियां बज रहे थे। बच गई, उसने दिल में सोचा। प्रेजेंटेशन कल? मैं हरगिज नहीं। हीरा ने उसके कान में सरगोशी की। दादा की बरसी। विशाल की आंख दबाई। हाँ, दादा जो 20 साल वफात पा गए। हीरा ने हंसी दबा ली। शाम ढल चुकी थी। दानियाल एक तरफ प्रेजेंटेशन की लिस्ट, दूसरी तरफ सर में हल्का सा दर्द। वो दरवाजा खोलते ही जूते उतार रहा था कि बराबर वाले से ढम 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 बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज आई। वो चौंका। ये कौन सा मेला लगा है? उनके यहाँ बरसी नहीं थी। वो हैरान था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और अंदर कदम रखे तो उसके होश उड़ गए। ड्राइंग रूम बिल्कुल सैनमा बन चुका था। लाइट्स बंद थी। पर्दे गिरे हुए, फर्श पर कंबल और कुशन कतार से बिछे हुए थे। टीवी फुल वॉल्यूम, फिल्म चल रही थी। मेज पर पॉपकॉर्न, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स रखे हुए थे। वो बीच में विशाल कंबल में लिपटी, हाथ में पॉपकॉर्न की बाल्टी, आंखें स्क्रीन पर। साथ उसकी कजन थी जो खास तौर पर उसकी शरारतों में शरीक रहती थी। इत्तेफाक से दरवाजा खुला रह गया, इसलिए दानियल को हकीकत मालूम हो गई। दानियल के कदम दरवाजे पर जम गए। अस्सलाम वालेकुम।
उसने आहिस्ता से कहा तो विशाल ने आवाज पहचान ली। वो चौंक कर पीछे देखा। ओ सर! वो फौरन रुकी, फिर खुद को दुरुस्त किया, वॉल्यूम बंद कर दिया। आइए सर। दानियल ने हाथ उठाकर बात काट दी। ये कौन सा अंदाज है बरसी मनाने का? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर विशाल ने रिमोट से एलसीडी बंद कर दी। कौन सा अंदाज? उसे मासूमियत से पूछा। ये दानियल ने पूरे मंजर की तरफ इशारा किया। लाइट्स बंद, फिल्म ऑन, पॉपकॉर्न। और आज आपने कहा कि बरसी है, मैं क्या समझू इसे? विशाल ने फौरन संजीदा चेहरा बना लिया। सर मतलब देखिए ना, हमने सोचा कि दादा को फिल्में बहुत पसंद थी। उसकी कजन ने फौरन साथ दिया। हाँ बिल्कुल, दादा सस्पेंस के बड़े शौकीन थे। दानियल ने आंखें मूंद ली। अब बेख्तियार अपनी कनपटी मसली। आप लोग मुझे पागल समझ रहे हैं या खुद को बहुत होशियार? विशाल ने पॉपकॉर्न मुंह में डाला। दोनों में से कोई एक चुनना जरूरी है क्या? कजन ने हंसी दबा ली। दानियल ने गहरी सांस ली। कल प्रेजेंटेशन से बचने के लिए ये बरसी वाकई, आई कांट बिलीव दिस। वो भी डिस्को बरसी। झूठ की भी हद होती है। विशाल ने फौरन दफा किया। मैंने कब कहा बचने के लिए? ये तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक? दानियल ने बंदी चढ़ाई और इसकी बात फौरन से काटी। और ये फुल सिनेमा? वो अब तक हैरान था। विशाल ने क्वेश्चन दुरुस्त किया। देखिए, गम बनाने का भी तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना। कोई रो कर, कोई खामोशी से, और कोई वो रुकी, और कोई डिस्को करके। दानियल ने उसका जुमला दांत पीस कर मुकम्मल किया। वाह, बहुत एहतराम है मरहूम का। उसे तन से कहकर उन्हें घूरा। मिशाल ने फौरन संजीदगी ओढ़ ली। अब जज्बात नहीं समझते। वो मजनूई आंसू बहाने लगी। मैं अच्छी तरह समझता हूँ आपके जज्बात, इसलिए कल आपको अपने ये जज्बात प्रेजेंटेशन की सूरत में पूरी क्लास के सामने दिखाने होंगे, ठीक है? दानियल का ऐलान सुनकर मिशाल की आंखें फैल गई। वो अपने कजन्स की तरफ मुड़ी। कहा भी था आवाज स्लो रखो, इस चिचुंदर के कान बहुत लंबे हैं। दानियल ने हैरत से देखा, जैसे सदमा लगने के करीब हो। क्या कहा तुमने अभी? वो चिल्लाया तो उसकी कजन वहां से खिसक गई। मैंने कहा कि सर दानियल के कान लंबे हैं। और क्या कहा? आपको कुछ और सुनाई दिया क्या? दानियल ने बेचारी गहरी सांस ली। फिर उसने दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की मेरा दिमाग घुमा कर रख देगी। कुछ नहीं, सो के कल प्रेजेंटेशन लाजमी देनी है, वरना मैं आपको फेल कर दूंगा। ये सुनकर विशाल वहीं सोफे पर बैठ गई। और हाँ, वो जाते जाते मुड़ा। और बिरयानी वाला राज भी अभी तक मेरे पास है। समझ तो गई होंगी ना आप? वो शातिर निगाहों से उसे देखते हुए मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। बदतमीज, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। वो बुड़बुड़ाई और बुड़बुड़ाहट में उसने पॉपकॉर्न से अपना मुंह भर लिया था। सूरज का उजाला पूरी तरह से ना फैला था। गली में हल्की हल्की धुंध थी। फजर के बाद वाली खामोशी छाई हुई थी और विशाल दबे पांव घर से निकली। उसने इर्द गिर्द देखा। हाथ में एक खुफिया हथियार था, बॉल पेन, जो कि इसके नजदीक हर मसले का हल था। बस जरा सा दबाव और खुद से बुड़बुड़ाई। दानियल की गाड़ी गली के कोने में खड़ी थी। विशाल ने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसने झुककर अगले टाइम में पिन चुभोई। हवा निकलने की आवाज आई तो उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो खुशी से उछल पड़ी। आज सर वक्त पर नहीं आएंगे। आए बड़े मुझ जैसी नकम्मी से प्रेजेंटेशन करवाने वाले। उसे दिल ही दिल में ऐलान किया, अब मैं हुई प्रेजेंटेशन से आजाद। वो हाथ छाड़ती हुई पलटी, तभी से ठोकर लगी और वो घुटनों के बल गिरी। उफ, ये मिट्टी कहाँ से आ गई? उसे जल्दी से अपनी शलवार साफ की और ऐसे अंदर घुसी जैसे कुछ हुआ ही ना। उजाला फैला और 8 बजे तो वो यूं ही पहुंची। उसके कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, वो हवाओं में उड़ रही थी। दोस्तों को देखते उसने ऐलान कर दिया, सुन लो सब, टेंशन की बात नहीं है। आज यहाँ तो सर नहीं आएंगे या फिर वक्त पर नहीं आएंगे। हीरा ने आंखें स्केड़ी। क्यों? उसे सवाल किया। विशाल ने कंधे झुका। बस छुट्टी इस गहरी है। उसे मुस्कुराकर आंख दबाई। वो क्लास में दाखिल हुई तो पूरी एतमाद थी। उसने बैग रखा, अपनी सांस बहाल की और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह आज कुछ भी हो जाए, प्रेजेंटेशन ना हो बस। उम्मीद हुई थी कि वो नहीं आएगा। क्लास का वक्त हो चुका था। 5 मिनट, 10 मिनट। विशाल मुस्कुराने लगी। देखा, मैंने कहा था ना। हीरा ने हंसते उसे देखा। वाह, अब तुम नजूमी भी हो गई हो। विशाल ने गर्दन अकड़ा ली। टैलेंट है मेरे पास, सबके पास नहीं होता। तभी दरवाजा खुला
वो मुस्कुराहट वहीं जम गई। दानियाल अंदर दाखिल हुआ बिल्कुल सही वक्त पर। विशाल की सांस वहीं की वहीं अटक गई। यह अल्लाह खैर, वो आहिस्ता से बोली। दानियाल ने रजिस्टर रखा, क्लास पर एक नजर डाली, फिर नजरें खास तौर पर विशाल पर आकर रुक गई। गुड मॉर्निंग क्लास, सबने जवाब दिया, लेकिन विशाल का जवाब गले में ही फंस गया। तो क्लास, आज ग्रुप प्रेजेंटेशन है ना? दानियाल ने पुरसुकून लहजे में कहा। विशाल ने फौरन नजरें झुका। मिस विशाल। प्रोफेसर दानियल ने उसका नाम पुकारा। उसे लगा किसी ने दिल जोर से निचोड़ दिया हो। जी सर। दानियल ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। आपसे ही आगाज करते हैं, आए प्रेजेंटेशन दें। क्लास में कुछ दबी दबी हंसी सुनाई दी। विशाल ने कानों तक सुर्ख होते खड़े होने की कोशिश की और तकरीबन लड़खड़ा गई। उसका प्लान बुरी तरह से नाकाम हुआ। अब काटो तो बदन में लहू नहीं के मुतरादिफ थी। वो डाइस की तरफ बढ़ी। कदम ऐसे पड़ने लगे जैसे जमीन खुद में बीच रही हो। दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये आया कैसे आखिर? मैंने इसकी गाड़ी पंक्चर नहीं करती थी? प्रेजेंटेशन देते उसकी आवाज कभी तेज कभी मध्यम हो जाती, मगर किस तरह से स्लाइड मुकम्मल कर ली। वो सांस लेने को रुकी। वो खामोशी छा गई। दानियल ने बेतहाशा तालियां बजाई। वेल डन। विशाल ने सुकून का सांस लिया, मगर वो सांस पूरा भी ना हुआ कि दानियल ने अगले जुमले ने साकित कर दिया। और हाँ, वो जरा आगे बढ़ा। आईना जब आए, हाथ चार कर आया करे। विशाल का दिल धक से रह गया। क्यों सर? दानियल ने नहायत संजीदगी से उसे देखा। टायर में बहुत मिट्टी थी, लग गई होंगी ना? एक लम्हे को कमरा साकित हो गया, फिर कह के बुलंद हुए। विशाल का मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें फैल गई। इसे कैसे पता चला? वो सोचे बगैर न रह सकी। सर। दानियल ने हाथ उठाकर उसे रोका। फिक्र न करें। फिर हल्की सी शरारती बड़ी नजर से उसे देखा। अच्छी पंचरिंग थी, मगर स्पेयर पार्ट्स भी तो होता है ना मिस विशाल। क्लास एक बार फिर हंस पड़ी। विशाल कुर्सी पर बैठ गई, मुंह हाथों में छुपा लिया। हीरा ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। नजूमी साहिबा, अब क्या हुआ? विशाल ने खूनख्वार नजरों से उसे देखा। मैं आज से सिर्फ पढ़ाई करूंगी, साजिशें मेरे बस की बात नहीं। और सामने डाइस पे खड़े रजिस्टर बंद करते हुए दानियल ने उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। विशाल शर्मिंदा सी हंसी और बाहर निकल गई, और दूर तक उसे जाता देखता रहा। काम चोर तो सुना था, पर आज पढ़ाई चोर भी दिख लिया। वो हंस पड़ा था। विशाल किचन में खड़ी अपने लिए मैगी नूडल्स बना रही थी जब उसे किचन के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। वो मुड़ी और हैरान हुई। अरे तुम कब आए? खैरियत है? तुम्हारे प्रोफेसर भाई ने आज तुम्हें डंडे के जोर पर पढ़ाई के लिए नहीं बिठाया? तो हंस पड़ी। नहीं नहीं, अब इतने भी बुरे नहीं है जितनी आप तस्वीरें खींचती है। उसने विशाल की बात सुनी और फौरन से नफी की। अच्छा, वो तो मुझे दिखाई देता है। खैर, खैरियत है? विशाल ने मैगी बनाते हुए शिरकत की दावत दी। नहीं, ये सड़ी हुई डिश आप ही खाए। मैं तो साफ पराठे मक्खन वाला इंसान हूँ। मुझसे ये गैर मुल्की उबला हुआ बदजायका खाना नहीं खाया जाता। असफर ने कानों को हाथ लगाया और फिर लगे हाथों मारिया को पूछा। मारिया ऊपर छत पर है। आज पेंटिंग का भूत चढ़ा है ना? बस हर वक्त कुछ ना कुछ करना, किताबों से मुतल्लिक। यूं नहीं कभी अपने जहन को भी आराम दे दे। असफर हंस पड़ा। बिल्कुल, हम दोनों की तरह। विशाल भी मुस्कुराए, फिर उसने छत की तरफ कदम बढ़ा दिया, जहां मारिया बड़े से कैनवस के आगे पेंटिंग की ट्रे अपने हाथ में पकड़े ब्रश कलर में डुबोकर फैला रही थी। वो दबे कदमों आगे आया और उसके कान के करीब झुककर उसे जोर से डराया कि उसकी खूबसूरत पेंटिंग पल भर में मिलिया मीट हो गई। एक लम्हे के अंदर अंदर उसके हाथ से कलर की ट्रे छूट कर कैनवस में फैल गई। मारिया की चीख बुलंद हुई और असफर अपनी जगह ठहर गया। ये तुमने क्या कर दिया? वो नम आंखों से अपनी खूबसूरत पेंटिंग को देखे गई, जो उसने पिछले 1 घंटे से बड़ी मेहनत से बनाई थी। आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए जैसे सीज फायर का ऐलान किया। मारिया ने वही पुरुष फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर बां बां करके रोने लगी। असफर ने चंद में तो हैरानी से उसे देखा, फिर उसे बेख्तियार हंसी आ गई। जरा भी शर्म है तुम्हें? मुझे हमेशा तंग करते हो, कभी कोई नुकसान तो कभी कोई। आज तो तुमने मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग खराब कर दी। उसका दुख किसी तौर कम ही ना हुआ। कम ऑन यार,
एक पेंटिंग पर इतना रो रही हो? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। असफर ने सीने पर बाजू लपेटकर गौर से उस चश्माटू मारिया को देखा। कुछ ही दिनों में उसकी दोस्त वो बन गई थी और आज फिर उसके उल्टे काम पर उससे नाराज थी। तुम्हें पता है, मुझे ये पेंटिंग अर्जेंट अपने असाइनमेंट के लिए बनवानी थी। अब सब कुछ खराब हो गया। अब मैं क्या जमा करवाऊंगी? तो वक्त भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो हर चीज खेल होती है ना, चाहे पढ़ाई हो या किसी का टैलेंट। तुम्हें बस हंसना आता है और दूसरों को रुलाना। वो एक झटके से कुर्सी से उठी और मुंह से हाथ रखकर रोते हुए बाहर निकल गई। असफर ने अपना सर पकड़ लिया। पता नहीं क्या मुसीबत है। वो बैठकर हल सोचने लगा और तभी उसके जहन में हल आ चुका था। शुक्र है नवीद, आज अगर तुम ना होते तो क्या होता। उसे अपने एक पेंटर दोस्त की याद आई। उसने मिशाल से चंद जरूरी मालूमात उसके असाइनमेंट से मुतल्लिक ली, क्योंकि मारिया की उससे बात करने की रवादार ना थी। शाम होते ही मिशाल जब अपने कमरे में जाने लगी तो मारिया उसे परेशान सी दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, दरवाजे की बेल बजी और फौरन से दौड़कर बाहर आई तो कॉरियर वाला खड़ा था। हाथ में एक बड़ा सा फ्रेम नुमा कोई चीज थी। ये क्या है? उससे हैरत से वसूल की और पैसों का पूछा तो कॉरियर वाला बगैर सुने वापस लौट गया। हैरत है, वो बुड़बुड़ाई और इतनी बड़ी फ्रेम को घसीट कर अंदर ले आई। मारिया, मारिया ये क्या है? उसने भी ना समझे से मिशाल की तरफ देखा। तभी उसकी वालदा भी अंदर आई। मारिया ये क्या मंगवा लिया? तुम्हें मना भी करती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग में इतने पैसे मत जाया करो। उसे डांटने लगी। अम्मी, अम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया, मुझे क्या पता क्या है। जब तक खोलूंगी नहीं पता नहीं चलेगा। वो परेशान सी आगे बढ़ी और जैसे ही फ्रेम से कवर हटाया तो उसकी आंखें खुल गई। वो खुशी से उछल पड़ी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, असफर इतना बड़ा काम भी कर सकता है। लगता है इसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई है, दिल पर ही ले लिया है। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। विशाल और उसकी अम्मी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। बताती हूँ। असल में असफर से मेरी सारा असाइनमेंट का प्रोजेक्ट खराब हो गया था। बस मैंने उसे बातें सुना दी और उसे लगता है कि अर्जेंट पेमेंट करके पेंटिंग बनवाकर मुझे भेजा है। और नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी बनी है। मारिया ने दिलचस्पी से उसकी पेंटिंग पर हाथ फेरा। उसकी वालदा तो बुड़बुड़ाती हुई वहां से वापस लौट गई। लेकिन माँ मिशाल ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। ये क्या माजरा है भाई? कमर पर हाथ रखी उसे घूरने लगी। क्या मतलब? मारिया जैसे सी हो गई थी। ये असवर कब से इतना अच्छा हो गया? वो नखट्टू लापरवाह पढ़ाई से भागने वाला, उसे क्या पता कहाँ से इतनी अच्छी पेंटिंग बनती है। क्या चक्कर है हाँ? विशाल ने आखिर में हंसते उससे आंख मारी और कोहनी का टोका दिया तो मारिया ने बेख्तियार अपने कानों को छुआ। तो आवा है आप ही, क्या सोच लेती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी पढ़ाकू लड़की से चुनेगी? हरगिज नहीं। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान को मुंतखब करूंगी जो बिल्कुल मुझ जैसा होगा, उसकी तरह लापरवाह, नखट्टू और गैर संजीदा नहीं। समझी आप? वो पेंटिंग को घसीट कर अंदर ले जाने लगी। विशाल ने मुड़कर देखा तो असफर दरवाजे पर खड़ा अपनी जगह साकित था। शायद उसने मारिया की सारी बातें सुन ली थी। वो मुस्कुरा भी ना सका। बात सुनो असफर। विशाल आ गई तो असफर ने दुख भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। वो मेरी कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी, बाद में आता हूँ। वो पीछे पलट गया और तेजी से कदम बढ़ाते अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो वहीं बिखरे हुए वजूद के साथ सरजमीन पर बैठ गया। चंद में तो उसने अपनी सांसें बहाल की। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसने खुद से सवाल किया। उसकी जिंदगी वो जिसे चाहे अपनी जिंदगी में शामिल करे। मैं कौन होता उसे रोकने वाला और टोकने वाला? उसने बेख्तियार खुद से सवाल किया और फिर गहरी सांस भरकर खड़ा हो गया। दिल एक बार फिर से दुख से भर गया। मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा? वो यहाँ से वहां टहलने लगा और तब दिल की धड़कन ने धक धक हो गई। उसे ये नवीद सुनाई जिसे सुनने के बाद उसे अपने पैरों तले से जमीन निकलती दिखाई दी। वो इस चश्माटू बाजी से जिसका नाम मारिया था और जो उसे पहली नजर में प्यारी लगी थी, इश्क में मुब्तला हो गया था। लेकिन उसके मुंह से अपने वजूद का इनकार सुनकर उसका दिल रेसा रेसा हो गया था। सुबह का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर रोशनी फैला रहा था। दानियल अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। वो अपने ख्यालात में गुम था कि अचानक एक बूढ़ी औरत सीधी उसकी गाड़ी के सामने आ गई। दानियल ने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी रोकी। अल्लाह अकबर। वो फौरन बाहर निकला। अब ठीक है? दानियल ने मोहतात अंदाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते उसे देखा। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा झटका लगा,
तुमने वक्त पर रोककर बड़ी मेहरबानी की। दानियल ने अपना चेयर हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने बेसाख्ता थाम लिया। ले आपको घर छोड़ दूंगा। दानियल ने फौरन गाड़ी पार्क की और औरत को सामने के निशिस्त पर बिठाया। किस तरफ रहती है आप? गाड़ी स्टार्ट की और पता पूछा। बूढ़ी औरत ने रास्ता बताया। वो दोनों गाड़ी में बैठे और रास्ते में दानियाल बूढ़ी औरत से बातें करता रहा। उन्हें बहुत अपना अपना सा लगा। थोड़ी देर में एक पुराने मोहल्ले में वो दाखिल हुए। दानियल ने हैरान कुन निगाहों से उन्हें देखा। क्या आप मिशाल की दादी हैं? बूढ़ी औरत ने हंसकर सर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? वो मुस्कुराया। मैं आपके घर बरियानी देने आया था ना, शायद आप उस दिन नहीं थी, मैं आपसे नहीं मिला। दादी ने फौरन दानियल को देखा। अच्छा, तो वो तुम थे। दानियल ने इस बात में सर हिलाया। घर के अंदर वो दाखिल हुए। बेटा, तुम यहाँ कब आए? घर में कौन कौन मौजूद है? कौन कौन रहता है? दादी उसका सहारा लेती अंदर आई। दानियल ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बताया। आंटी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अपने बिछड़े खानदान से मिल सकूं। मेरे वालिद साहब मंजूर अहमद बैरून मुल्क में रहते हैं और वो यहाँ आएंगे, इसलिए मैं अपनों की तलाश में आया हूँ। मेरे साथ मेरा भाई रहता है। अम्मी हमारे बचपन में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दादी ने हैरत से आंखें फैलाई। मंजूर अहमद? एक बोली बसरी याद उनके जहन में आई। विशाल और मारिया की वालदा ने भी बगौर उनके अल्फाज सुने। मंजूर अहमद? क्या तुम्हारे वालिद साहब का नाम मंजूर अहमद है? उन्होंने भी दादी की तरफ देखकर एक बार फिर से सवाल किया। जी आप जानती हैं ना? दानियल को तजस्सुस हुआ। नहीं बेटा। दादी की आंखों में आंसू झिलमिलाए। मेरा मंजूर अहमद तो जहां गया वहां से कोई वापस ही नहीं लौट सकता। विशाल की वालदा ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को अपनी बातों से तकलीफ दी है। दानियल को दुख हुआ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती तभी मिशाइल बाहर आई। उनके चेहरे पर मुल्तानी उसकी मिट्टी लगी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर खीरे काट कर रखे हुए थे। सर को कदरे ऊंचा उठाए चलने लगी। अरे दादी, आप आ गई? उसकी आंखें हनूज बंद थी। मैं आ गई हूँ, लेकिन अब तो अपनी आंखें खोल लो। अचानक से माहौल की वो उदासी गायब हो गई। क्यों, कोई खास मेहमान भी आया है क्या आपके साथ? उसने जैसे ही अपनी आंखों से खीरे हटाए, अपने सामने प्रोफेसर दानियाल को देखकर एकदम से दम रह गई और फिर अगले ही लम्हे अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उफ़, इसे भी जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। अब यूनिवर्सिटी के पेपर तो हो गए, फिर भी वो बुड़बुड़ा कर अपना मुंह धोकर बाहर आई। दुपट्टा भी उसने अपने सीने पर फैला लिया था। दानियाल दादी के साथ बातों में मगन था। अब खड़ी खड़ी क्या मुंह दिख रही हो? जाओ कुछ मेहमान के लिए खाने पीने को लेकर आओ। वो दादी की बात सुनकर बूढ़े बूढ़े मुंह बनाती किचन की तरफ आई। चलो जी, इतवार भी बर्बाद, अब इनकी खदमतें करते रहो। उसने जल्दी से चाय बनाई और चाय के साथ लाजमा ट्रे में सेट करने लगी। बाहर निकली तो दानियाल जाने के लिए खड़ा हो गया। अरे बेटा, क्यों जा रहे हो? विशाल कहाँ रह गई हो? दादी ने आवाज लगाई तो विशाल का गुस्सा नाक पर आकर बैठ गया। अरे बाबा, आ रही हूँ, उसने धीरे से मगर कदरे गुस्से में कहा। दानियल ने एक नजर उस पर डाली, फिर दादी की तरफ देखा। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। विशाल ने ट्रे आगे बढ़ाई, फिर ये सुनकर फौरन से वो अपनी तरफ खींच ली। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। वो वही ट्रे से कप उठाकर बिस्किट डबो डबो कर खाने लगी। दानियाल जी भर के शर्मिंदा हुआ और दादी ने आंखें फैलाकर हैरत से विशाल को देखा। नदीदी की नदीदी ही रहेगी। क्या बदतमीजी है। विशाल ने कंधे उचकाए। मैं क्या करूं? इन्होंने खुद ही कहा जरूरत नहीं, तो मैंने खुद ही खा लिया। अब जिसे जरूरत नहीं तो वो ना खाए। दानियाल हंस पड़ा। दादी, वैसे भी मुझे जल्दी जाना है, मैं फिर आऊंगा। अब तो मुलाकात होती रहेगी। पड़ोसी जो बन गए हैं। दानियल ने सर झुकाकर उनका प्यार अपने सर पर लिया और फिर बाहर निकल गया। उसके जाते ही दादी ने अपनी छड़ी उठाकर विशाल की कमर पर मारी। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? ये सुनकर वो हंस पड़ी। मेहमान? ये रोज रोज शक्ल दिखाने वाले मेहमान नहीं होते, पड़ोसी है। पड़ोसी आधा दिन हमारे घर में ही गुजारते हैं। वो कीनू छील छील कर खा रही थी। दादी ने अपना सर पीट दिया। कब सुधरोगी तुम? विशाल ने मासूमियत से उनकी तरफ देखा, फिर उनके कान के करीब झुककर ऊंची आवाज में कहा, कभी नहीं। दादी की छड़ी एक बार फिर से विशाल की कमर पर थी, लेकिन इस बार निशाना चूक गया था।
दानियल के ज़हन में अभी तक दादी की बातें घूम रही थी। न जाने क्यों, लेकिन उसे दादी की बातों को दिल में लिए अजीब से ख्यालात आ रहे थे। उसके अंदर कोई सवाल सर उठा रहा था जो अब खामोश रहने वाला नहीं था। दादी के अल्फाज उसके कान में गूंज रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, मोबाइल निकाला और बाप को कॉल मिलाई। कॉल मिली तो दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर मायूस सी आवाज आई, हाँ दानियाल, खैरियत? उसने गहरी सांस भरी। अब्बू, मुझे शक है कि आपके खानदान वाले आपको मुर्दा समझते हैं। दूसरी तरफ जैसे वक्त थम गया। क्या मतलब? दूसरी तरफ जैसे वक्त थम गया, क्या मतलब? मंजूर अहमद की आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। हकाइक खुल ही जाएंगे दानिया। मैं अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने कॉल बंद कर दी और दानियाल फोन हाथ में लिए सोचता रह गया कि आखिर इस खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। 2 दिन बाद दानियाल असफर के साथ मिलकर नौजवान बेगम यानी दादी के घर आया। आंटी, हमने अपने घर छोटी सी दावत रखी है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, प्लीज जरूर आइएगा। वो पूरे घर को भी लाइएगा। दानियाल ने मोहब्बत से कहा तो दादी ने उसका माथा चूमा। जाने क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है। उनकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। शाम को दादी स्पेशल सलवार कमीज पर ब्राउन चादर ओढ़े अपनी पोती और बहू के साथ उनके घर गई। दोनों ने मिलकर दावत का अच्छा एहतमाम किया। मारिया ने विशाल के कान में सरगोशी की, ये तुम्हारे प्रोफेसर तो बड़े कोई सुगड़ इंसान है। विशाल ने उसे घूर कर खामोश रहने का इशारा किया। दायरी के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी छाई। तुम्हारे बाबा कब आएंगे? इससे पहले कि वो कुछ और कहते ही दरवाजा खुला और सब कुछ जैसे एक लम्हे को साबित हो गया। सामने मंजूर अहमद खड़े थे। वही आंखें, वही माथे की शक्ल, वही वक्कार। बस बालों में चांदी उतर आई थी। दादी की आंखें फैल गई। उनके हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, जैसे यकीन और वहम के बीच झूल रही। मंजूर, तुम जिंदा हो? उनके लबों से बेखटार निकला। मंजूर अहमद एक लम्हे भी न रुके, तेज कदमों से आगे बढ़े। अम्मी, बस मुझे एक लफ्ज उनके मुंह से निकला था, मगर उसने बरसों की जुदाई, दर्द और इंतजार से मटाया था। दादी की हिम्मत जवाब दे गई। वो गिरने लगी तो मंजूर अहमद ने लपक कर उन्हें थाम लिया। मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ थे तुम? दादी की आवाज रोन गई। वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। मैं जानती थी, मैं जानती थी तुम मर नहीं सकते। दादी का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मंजूर अहमद के आंसू दादी के कंधे पर घो रहे थे। मुझे माफ कर दिया अम्मी, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं चाहता था वापस आऊं, मगर अब्बा ने जब मोहब्बत की शादी सजा के तौर पर घर से दर बदर किया तो फिर कभी हिम्मत ही ना हुई। इसलिए अब मरने की खबर अब तक पहुंचा दी थी। बस इतना काफी है कि तुम जिंदा हो, मेरे सामने हो। कमरे में मौजूद सब लोग अश्कबार थे। दानियल की आंखें बीत चुकी थी। उसने पहली बार अपने बाप को इस कदर बेबस देखा था। असफर ने आहिस्ता से दानियल के कंधे पर हाथ रखा। ये लम्हा बहुत कीमती है। बरसों का इंतजार खत्म हुआ था। कुछ देर बाद दादी ने आंसू पूछे और मंजूर अहमद का हाथ थामा। अब कहीं नहीं जाना, हमारे घर आओ, जहां तुम्हारी जगह आज तक खाली है। मंजूर अहमद ने सर झुका लिया। जी अम्मी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। यूं सब मिलकर दादी के घर आ गए। वही घर जिसने बरसों एक जिंदा आदमी को मुर्दा समझकर मातम किया था, आज वही घर जिंदगी की वापसी का दामन था। दादी ने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते मोहब्बत से अपने बेटे को देखा। आज मेरा घर फिर से आबाद हुआ है। वो काफी देर से उनसे बातें करती रही। मंजूर अहमद सेन की कोने में रखी कुर्सी पर बैठे थे। सामने उनके मरहूम भाई की दोनों बेटियां मिशाल और उसकी बहन मारिया खामोशी से बैठी थी। वो दोनों जिचकी सी थी, जैसे किसी अजनबी रिश्ते के सामने बैठे हो। मंजूर अहमद ने उन्हें गौर से देखा। वही आंखें, वही मासूमियत। अचानक उनकी आंखें भर आई। कोई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और मिशाल की सर पर हाथ रख दिया। मेरे भाई की निशानी हो तुम दोनों। उनकी आवाज पर आ गई। आज अगर वो जिंदा होता तो फख्र करता। मिशाल ने चौंक कर ऊपर देखा। मंजूर अहमद ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते दादी की तरफ देखा। आज से मिशाल हमारी हुई, मेरी बेटी। दानियल अपनी जगह थम सा गया। ये सुनते ही मिशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार किसी बड़े से यूं बेलौस तहफ्फुज महसूस कर रही थी। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे उसे अपनी जगह शशर कर दिया। वो भाग कर कमरे में बंद हो गए। विशाल बेटा, दरवाजा खोलो। उनसे अपने घर साथी उनकी वालदा आगे आई और दरवाजा बजाया। विशाल कमरे के बीच खड़ी थी।
आंखें सुरखती, हाथ कांप रहे थे। अम्मी, अगर आप मुझे इस शादी के लिए मनाने आई है तो मैं आपसे साफ कह देती हूँ, मैं किसी प्रोफेसर से शादी नहीं करूंगी, बस। उसकी अम्मी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आवाज नीचे रखो मिसाल। नहीं अम्मी। मिसाल की आवाज टूटने के करीब थी। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान हो, पढ़ाई का क्रेज ना हो, जो मुझे हर वक्त किताब और ग्रेड्स में ना तोले। वो सांस लेने को रुकी, फिर तेजी से गोया हुई। जो मुझे डांटे नहीं, जो मुझे समझे। मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं। रुखसाना बेगम का चेहरा सख्त हो गया। दानियाल जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, समझ रही हो ना? वो हीरे जैसा है, पढ़ा लिखा, शरीफ खानदान का। ये सुनते ही मिशाल की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे हीरे नहीं चाहिए अम्मी, उसे रोते हुए ने देखा। मुझे बस एक इंसान चाहिए, इतना सख्त नहीं जितना दानियाल है। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे डर लगता है मैं उसके साथ घुट जाऊंगी। दरवाजे के पास खड़ी मारिया आगे बढ़ी। मिशाल अपी सुनो, उसने नरमी से कहा। हर संजीदा इंसान बेरहम नहीं होता। कभी कभी खामोश लोग सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। मिशाल ने आंसू में डूबी आंखों से उसे देखा। तुम नहीं समझोगी मारिया, वो प्रोफेसर है। मैं उसके सामने खुद को हमेशा कमतर महसूस करूंगी। रुखसाना बेगम ने अपना सर पीट लिया। ये जिद छोड़ दो, रिश्ते जज्बात पर नहीं अकल पर किए जाते हैं। मिशाल ने सर झुका दिया जैसे हार मान रही हो, मगर दिल भी अब इनकार में था। अगर मैं खुश न हुई तो? उसे एक सवाल ने पूरे कमरे में खामोशी फैला दी। कमरे में खामोशी छा गई। विशाल की जिद आहिस्ता आहिस्ता थकने लगी। आंसू खुश्क हो गए, आवाज बैठ गई। आखिर में बस वो इतना ही कह सकी, अगर यही मेरी किस्मत है तो ठीक है। और यूं उसकी जिद टूट गई। फैसला हो गया था और एक ऐसी शादी तय पा गई जिसमें दिल शामिल होने से पहले खामोश हो गया था। एक और हाल में रखा गया था। हॉल में खामोशी छाई थी। काजी साहब निकाह पढ़वा रहे थे। दादी और मंजूर अहमद संजीदा चीरों के साथ बैठे थे और मिशाल दुपट्टे के पीछे नजरें झुकाए बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी लम्हे असफर ने दानियाल के कान के पास झुककर सरगोशी की। यार, एक बात मान लो, अगर मिशाल ने हाँ कहने से पहले सिलेबस मांग दिया ना, तो जिम्मेदार नहीं हूंगा मैं। दानियाल ने मुश्किल हंसी रोकी। खामोश रहो, ये निकाह है, क्लास नहीं। असफर ने फौरन पलटकर मिशाल की तरफ देखा। वैसे भाभी, डरने की जरूरत नहीं। भाई पढ़ाते कम है, डांटते ज्यादा। और मेरा मतलब है कि ख्याल ज्यादा रखते हैं। विशाल के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया और उसकी कोशिश की। काजी साहब ने सवाल दोहराया। मिशाल अकबर खान, बिनते अकबर खान, आपको दानियाल मंजूर अहमद अपने निकाह में कबूल है? मिशाल ने दिल पर पत्थर रखकर आहिस्ता से आवाज में कबूल है कहा। दानियाल की कबूल है की आवाज भी उसे सुनाई थी। वो रुखसत होकर घर आ चुकी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। थकन और दिन भर की हलचल ने विशाल को जल्द ही नीमोनूदगी में धकेल दिया था। आंखें बंद होने लगी और वो सजी सवरी बैठी थी। सख्त नींद आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सामने दानियाल खड़ा था, हमेशा की तरह संजीदा, हाथ में एक फाइल। वो सीधी हो बैठी। ये आपकी मुंह दिखाई, दानियाल ने सख्त लहजे में कहा। विशाल ने खुश होकर फाइल ली, जैसे कोई जेवर हो। जैसे उसने खोला, अंदर एमफिल का फॉर्म रखा था। ये क्या है? उसकी आवाज कांपने लगी। तालीम सबसे कीमती तोहफा होती है। दानियाल ने संजीदगी से उसे देखकर उसे तोहफा देने को कहा। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। शादी की पहली रात भी पढ़ाई। दानियाल ने उसके बराबर में बैठकर उसे देखा। डेडलाइन अहम होती है मिस विशाल। वो जोर जोर से हंसने लगी, अचानक जैसे किसी ने उस पर पानी फेंका हो। विशाल, उसकी आंखें एक झटके से खुली। सामने दानियाल बैठा था, हाथ में पानी का गिलास, चेहरे पर उलझन और हंसी की मेरी जुली कैफियत। वो ख्वाब दिख रही थी। वो गहरी नींद से जागी। क- क- आप ख्वाब में रो रही थी? उसे हैरत से हंसी छुपाते हुए पूछा। खैरियत है? विशाल ने आंसू पूछे और शिकवा भरी नजरों से देखा। अब मुझे मुंह दिखाई में एमफिल का फॉर्म दे रहे थे। एक लम्हे के लिए दानियाल साकित हुआ, फिर जोरदार कहका लगाया। पागल है आप, ऐसा कौन करता है? विशाल ने मुंह मोड़ लिया। आप ही कर सकते हैं। उससे मुंह बसोरा। दानियाल ने नरमी से उसे देखा। नहीं विशाल, ख्वाब में भी नहीं। वो खामोश हो गई, मगर दिल को अजीब सा सुकून मिला। विशाल अभी ख्वाब के असर से पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि दानियाल ने
उसकी नम आंखें दिख ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दानियल आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने बहुत नरमी से मिशाल को अपनी बाहों में ले लिया। रिलैक्स, दानियल ने धीमी आवाज में मोहब्बत भर दी। मैं वाकई प्रोफेसर हूँ, लेकिन सिर्फ क्लासरूम की हद तक। उसने मिशाल को सीने से लगाया तो मिशाल ने उसके सीने से लगकर आहिस्ता सा सांस लिया। दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। दानियल ने मुस्कुराते उसे देखा और उसकी थोड़ी मोहब्बत से ऊपर की। घर आकर मैं पढ़ाता नहीं हूँ विशाल। फिर जरा सा झुककर वो कान में सरगोशी की। यहाँ बस मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। विशाल ने धीरे से उसकी कमीज मुट्ठी में पकड़ ली। वो बुरी तरह घबराई थी। दानियाल हंस पड़ा। वो भी मुस्कुरा दी, गोया यकीन कर रही हो कि वो सच कह रहा है। दूंगी ना अपनी मोहब्बत बड़ा वक्त? दानियाल ने बहुत आहिस्ता से पूछा। बिल्कुल, वो रवानी में बोल गई। आज सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत, ठीक है? उसने विशाल के सर पर हल्का सा बोसा दिया। विशाल की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। ये बोसा वादा था, इकरार था, मोहब्बत थी, उसका हक था। विशाल ने पहली बार दिल में मान लिया कि प्रोफेसर भी वाकई इंसान होते हैं और शौहर बनकर वाकई सुकून बन जाते हैं। वो रात उनकी जिंदगी की हसीन रात थी। सूरज की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। विशाल अभी तक नींद में थी जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने आहिस्ता से उसे पुकारा है। उठे मोहतरमा। दानियल की आवाज में मुस्कुराहट थी। विशाल ने आंखें खोली तो दानियल उसके सामने खड़ा था। उठाए ना प्लीज। उसे शर्माते हुए मेहंदी वाले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। दानियल ने वो हाथ थामे और नरमी से उसे उठा लिया। विशाल ने उसके सीने पर अपना मुंह छुपा लिया। दानियल ने उसे खुद से बेहद करीब कर लिया। वो शर्मा कर उसे देखने लगी। अब ऐसे देखेंगी तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। विशाल का चेहरा सुर्ख हो गया। अब आप जाए, मैं आती हूँ। तैयार होने दे मुझे। उसे बाहर धकेल कर वॉशरूम में फ्रेश होने चल दी। बाहर डाइनिंग टेबल पर सब जमा थे, मगर एक कुर्सी खाली थी। विशाल ने इर्द गिर्द देखा। मारिया, कहाँ है अम्मी? असपर ने नजरें झुका ली। आंखों में सुर्खी साफ नजर आ रही थी, जिसे रात भर सोया ना हो। विशाल ने दोबारा पूछा तो उसी लम्हे मारिया किचन से निकली, आंखें सूजी हुई। क्या हुआ? विशाल फौरन उसके पास की और धीमे लहजे में पूछा। बस यही सवाल करना था कि मारिया का जब टूट गया। असफर, वो रोते हुए कहने लगी। उस दिन के बाद वो मुझसे बात ही नहीं करता। मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे गई है। वो जुमला पूरा ना कर सकी। उसी वक्त दानियाल की नजर असफर पर पड़ी। वो उठा और उसके करीब गया और हल्के से कंधे पर हाथ रखा। बहुत ड्रामा हो गया है, अब जाओ और उसे मनाओ। असफर ने सर उठाया और संजीदगी से उसे देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। सब चौंक गए। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था मारिया, ये खामोशी कितनी तकलीफ देती है और रिजेक्शन कितना दर्द देती है। मारिया ने रोते हुए छत की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो फौरन उसके पीछे आया। अच्छा ना, मेरी स्मार्टू, अब बस भी कर दो। असफर के कहने पर मारिया ने उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। बेवकूफ, मैं मर ही गई थी, डर से, खौफ से। असफर ने उसके हाथ थाम लिए। मैं यही तो चाहता था कि तुम रोकर मेरे ही पास आओ। वो दोनों हंस रहे थे और रो भी रहे थे। विशाल ने दानियाल की तरफ देखा। मोहब्बत की नई कहानी जन्म ले चुकी थी। दानियाल और विशाल के वलीमे वाले दिन असफर और मारिया का निकाह रखा गया। दानियाल और विशाल तो अगले दिन हनीमून के लिए निकल पड़े और वो दोनों अपने कमरे में बैठे अपनी रात को हसीन बना रहे थे। मैं समझी तुम कभी मुझे मिल नहीं सकोगे। वो उसके सीने पर सर रख के उसकी बाहों में मोहब्बत का इजहार करती, अपने खौफ को जाहिर कर रही थी। असफर ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया था। जिसे एक बात पसंद कर लो तो फिर जिंदगी भर उसे पीछा नहीं छोड़ता। तो तुमसे कैसे अलग हो जाता, पगली कहेंगी। मारिया हंस पड़ी और असफर ने हंसी को दायमी होने की दुआ देकर उसे मजीद खुद में भींच कर अपनी जिंदगी से ही वादा किया था कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा और अब कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। मोहब्बत की ये दो खूबसूरत दास्तानें अपने इंजाम तक पहुंच चुकी थी।